हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है एलएसी पर चुनौती, सेना पूरी तरह तैयार। पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक हर हरकत का माकूल जवाब देने को मुस्तैद हैं और ये स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। दूसरा है माननीय पर भ्रष्टाचार और काले धन के 189 मामले। पूर्व व वर्तमान सांसद विधायकों पर 413 मामलों में उम्र कैद का प्रावधान। पूरे देश में इन माननीयों के खिलाफ कुल 4,442 आपराधिक मामले हैं। तीसरी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ने बिहार को दी है 545 करोड़ की 7 परियोजनाओं की सौगात। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी टकराव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी चीन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि सीमा पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई प्रयास भारत को किसी सूरत में मंजूर नहीं है। लोकसभा में बयान देते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत शांति से हर मुद्दे का हल के पक्षधर में है, लेकिन कोई आक्रामक रुख दिखाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। मंगलवार को संसद में विपक्ष की ओर से चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई थी। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए यूं तो सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन राजनाथ ने अपने बयान में साफ कर दिया कि भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह साझा करने में कतई संकोच नहीं कि लद्दाख में हम हर चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की चोटियों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने ताज़ा हालात की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगाला और पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर टकराव के कई क्षेत्र हैं। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा की गुंजाइश नहीं होने का संदेश देते हुए राजनाथ ने कहा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशनल मुद्दे शामिल हैं। दूसरी न्यूज़ है माननीयों पर भ्रष्टाचार और काले धन के 189 मामले लंबित। माननीयों यानी पूर्व और वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ देश भर की अदालतों में भ्रष्टाचार के 175 और काला धन रखने के कुल 14 मामले लंबित हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखाने वाला यह ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में न्याय मित्र वकील विजय हंसारिया की रिपोर्ट में दाखिल किया गया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को आदेश दिया था कि वे पूर्व और वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों का ब्यौरा देंगे। साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी कानून, मनी लॉन्ड्रिंग कानून व अन्य विशेष कानूनों के तहत लंबित मुद्दों का ब्यौरा भी स्पष्ट करेंगे। उच्च न्यायालयों ने आदेश का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट न्याय मंत्री को भेजी थी, जिसमें संयोजित कर उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में दाखिल किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने बिहार को दी 545 करोड़ की 7 परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल समारोह में 545 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शहरी विकास से जुड़ी इन परियोजनाओं में से 2 का उन्होंने 2014 में ही शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अभियंता दिवस मना रहे हैं। मैं आज के दिन सभी इंजीनियरों और उनके काम को आदरपूर्वक नमन करता हूं। लाखों इंजीनियर देश के विकास को ऊंचाई देने में लगे हैं, लेकिन बिहार तो ऐसे लाखों इंजीनियर देता है। आज यानी 15 सितंबर देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती है। यह दिन उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है दबाव में पाक, जाधव को मिलेगी एक अपील का मौका। और दूसरी न्यूज़ है अमेरिका ने चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर लगाई रोक। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव अब अपनी सजा के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश की अवधि 4 महीने के लिए बढ़ा दी है जो जाधव को ऐसा करने की इजाज़त देता है। जाधव को लेकर पाकिस्तान दबाव का सामना कर रहा है। इसी दबाव में उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए यह आदेश लाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा एवं पुनर्विचार के आदेश की अवधि 17 सितंबर को समाप्त होने जा रही थी, लेकिन नेशनल असेंबली ने ध्वनि मत से अध्यादेश की अवधि बढ़ा दी है। ICJ
ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव को एक सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा मुहैया कराए। भारतीय नौसेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का आग्रह कर रखा है। अदालत ने 3 सितंबर को इस मामले की दूसरी बार सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से कहा था कि वह जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का भारत को एक और मौका दे। इसकी सुनवाई अब अगले महीने होगी। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर लगाई रोक। अमेरिका ने चीन पर एक और कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर पार्ट्स, कॉटन और हेयर प्रोडक्ट्स सहित 5 उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि इन्हें मुस्लिम बहुल सिंजियांग में स्थित हिरासत शिविरों में बंद लोगों से जबरन बनवाया जाता है। कोरोना के बाद से अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका द्वारा जियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन और हांगकांग व तिब्बत की स्वायत्तता का मामला उठाने और चीन पर तत्कालीन तकनीकी चोरी का आरोप लगाने से दो देशों के संबंध और बिगड़ गए हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि ऑटोमोबाइल पर टैक्स कम करने का दबाव। दूसरी न्यूज़ है जीएसटी क्षतिपूर्ति पर काउंसिल की अगली बैठक 5 को यानी 5 अक्टूबर को। और एडीबी ने भी बढ़ाया एक इकोनॉमी में गिरावट का अनुमान। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल पर टैक्स कम करने का बढ़ा दबाव। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर कम करने का दबाव बढ़ने लगा है। टैक्स की ज़्यादा दर के आधार पर फिलहाल और निवेश न करने की घोषणा कर जापानी कार कंपनी टोयोटा ने एक तरह से समूचे ऑटोमोबाइल उद्योग की मंशा को सामने ला दिया है। पिछले 2 वर्षों से मंदी से जूझ रहे इस सेक्टर की मुश्किलें कोविड-19 ने और बढ़ा दी हैं। सरकार की तरफ से कारों पर जीएसटी दर कम करने का आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि अभी कारों पर 28% की जीएसटी की वसूली होती है। हमारी पुरानी मांग है कि इसे घटाकर 18% किया जाए। 4 सितंबर को अपने वार्षिक आयोजन के दौरान हमने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के सामने भी यह मांग रखी थी। इस समारोह में भारी उद्योग व लोक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सियाम की मांग पर जल्द ही खुशखबरी की बात कही थी। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक समारोह में दर घटाने का संकेत दे चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जीएसटी क्षतिपूर्ति पर काउंसिल की अगली बैठक 5 को। वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के मामले पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 19 सितंबर को प्रस्तावित थी। 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति की राशि के बराबर कर्ज लेने के 2 विकल्प दिए गए थे। विकल्पों पर विचार के लिए राज्यों को 1 सप्ताह का समय दिया गया था। अब तक 13 राज्य इन विकल्पों में से एक के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें कर्ज लेने का कोई विकल्प मंजूर नहीं है। इनमें मुख्य रूप से केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल जैसे विपक्षी राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एडीबी ने भी बढ़ाया इकोनॉमी में गिरावट का अनुमान। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एडीबी ने अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान जताया है। पिछली रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% की गिरावट का अनुमान दिया था। इस बार रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 8% की दर से वृद्धि की संभावना जताई है। विश्व बैंक, आईएमएफ समेत कई दूसरी निजी वित्तीय एजेंसियां भी 2020-21 में इकोनॉमी में 9 से 15% तक की गिरावट का अनुमान जता चुकी हैं। इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल के लिए एडीबी ने सरकार की तरफ से कोविड की रोकथाम के लिए बेहद सख्त लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया है। एडीबी के प्रमुख अर्थशास्त्री यासुयुकी सावदा ने कहा कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत ने दुनिया में सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए, जिनका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर आगे रिकवरी करनी है तो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग व उचित इलाज
देना बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है मिशनरियों के निशाने पर दलित आदिवासी। मिशनरी संगठनों के धर्मांतरण अभियान में दलित आदिवासी समूह उसी तरह मोहरे हैं जैसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को बनाने की कोशिश की थी। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण ने। दूसरा आर्टिकल है कि यहाँ पर होगा कोरोना काल। कोरोना काल में चुनावी राजनीति। चैट बॉक्स में अपनी राय टाइप करने में अक्षम लोग इस बार जनतांत्रिक विमर्श में सिर्फ सुनने देखने को बाध्य होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सुरक्षा पर सस्ती राजनीति। जिस तरीके से चीन से माहौल इस समय हमारे तनावपूर्ण है, उस पर विपक्ष जैसी राजनीति कर रहा है, उसे सस्ती राजनीति कहा जाएगा। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। मिशनरियों के निशाने पर दलित आदिवासी। धर्मांतरण में लिप्त और गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग के लाइसेंस निलंबित किए जाने से गृह मंत्रालय के फैसले के बाद संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सांसद संजय सेठ की ओर से जिस तरह झारखंड के आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला उठाया गया, उससे यही पता चलता है कि ईसाई मिशनरियों किस तरह बेलगाम हैं। भारत में धर्मांतरण के अग्रदूत ईसाई मिशनरी ही हैं। पुर्तगाल काफिले के साथ भारत आए ईसाई मंथ के प्रचारक फ्रांसीसी जेवियर ने कहा था कि ब्राह्मण लोग शैतानी भूतों के साथ सहयोग रखते हुए हिंदुओं पर अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए हिंदुओं को ईसाईयत का प्रकाश देने हेतु ब्राह्मणों का प्रभाव तोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। जेवियर ने बल प्रयोग की भी खुली वकालत की, पर पुर्तगाली उपनिवेशिक शासकों ने उन्हें उतनी सेना नहीं दी जितनी वे चाहते थे। विविध मिशनरियों ब्राह्मणों को मिटाने पर एकमत थे। उनमें मतभेद केवल तरीकों को लेकर मिलता है। जैसे रॉबर्ट दे नोबिली बल प्रयोग के बदले धोखाधड़ी को उपयुक्त मानते थे। वह ब्राह्मणों वाले पहनावे में अपने को रोमन ब्राह्मण बताते हुए यजुर्वेद यानी जीसस वेद को 5वां वेद कहते थे। ऐसी धोखे की विधियां आज कई मिशनरी धाराओं द्वारा जमकर इस्तेमाल हो रही हैं। हिंदू मंदिरों में जीसस या मैरी की फोटो लगा देना, चर्चों को हिंदू डिजाइन देकर भोले हिंदुओं को फंसाकर ले जाना और उन्हें ईसाई अनुष्ठानों से जोड़ना और हिंदू व्यवहार से तोड़ने के तरीके जमकर अपनाए जा रहे हैं। भारत में भी मिशनरियों में 100-125 साल पहले तक निम्न जातियों के प्रति चिंता जैसा कोई संकेत तक नहीं मिलता, जिसका आज वे दावा करते हैं। गोवा में कई चर्च आज भी उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के लिए आने जाने के अलग अलग दरवाजे रखते हैं। ऐसी चीज किसी हिंदू मंदिर में नहीं है। भारत में सक्रिय मिशनरी संस्थाएं अपनी शैक्षिक बौद्धिक गतिविधियों में उसी हद तक दलित आदिवासी पक्षी हैं जहां तक यह हिंदू धर्म समाज को तोड़ने में सहायक हो। भारत में सेंट थॉमस या जेवियर समानता का संदेश लेकर नहीं आए थे। उन्होंने बल प्रयोग और छल प्रपंच का प्रयोग कर जमीन फैलाई, जिसमें दलित आदिवासी समूह उसी तरह मोहरे हैं जैसे पहले उन्होंने ब्राह्मण को बनाने की कोशिश की थी। उसमें नाकामी के कारण ही उनकी ब्राह्मण विद्वेष और बढ़ा झूठे प्रचार से ही हम जातियों के बारे में नकारात्मक बातें ही सुनते हैं। जाति में सुरक्षा, सहयोग, परिवार भावना लुप्त कर दी जाती है। इसमें साक्ष्य कई ब्रिटिश सर्वेक्षणों में है। चूंकि ब्राह्मणों ने जबरन धर्मांतरित कराए गए मुस्लिमों ईसाइयों को वापस हिंदू बनाने के काम किए हैं, इसलिए मिशनरी संगठनों ने उन्हें खास तौर पर निशाने पर लिया। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में मिशनरियों का काम और सहज हो गया। हमारे सेक्युलर वामपंथी अंग्रेजिंदा बौद्धिक वर्ग के उन्हें विशिष्ट आदर और सहूलियतें दी। कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने हिंदू धर्म को नकारने के लिए ब्राह्मणवाद को निशाना बनाया। जातिवाद नेताओं ने अपने वोट बैंक को मूर्ख बनाने हेतु ब्राह्मणों को निशाने पर लिया। इसी प्रकार चौतरफा दुष्प्रचार से कथित हिंदूवादी भी मिशनरियों का रौब खाने लगे। वे स्वामी विवेकानंद का यह मूल्यांकन भी भूल गए कि ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। भारत के बड़े से बड़े राजनेताओं के वंशधर यह कहने की चेष्टा करते हैं कि हम अमूल कौपनीधारी, सर्वस्व त्यागी, वनवासी, फल मूलाहारी और वेद पाठी ऋषि की संतान है। दूसरा आर्टिकल है कोरोना काल में चुनावी राजनीति। भारत चुनावों
का देश है। यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा रैली, सभा और घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क आम बात होती है। जो दल रैली में जितनी भीड़ जुटा लेते हैं उसे उतनी ही मजबूत साझा समझा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित समय ने पार्टियों की गतिविधियों पर एक तरह से अंकुश लगा दिया है। इसलिए दलों ने जनता से संपर्क साधने का वर्चुअल या ऑनलाइन तरीका निकाला है। आगामी कुछ दिनों तक बिहार विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव और अन्य चुनावों के प्रचार सीधे साक्षात की जगह वर्चुअल तरीके से होंगे। भले ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मास्क लगाकर और शारीरिक दूरी का ख्याल करते छोटी छोटी बैठकें करें, लोगों से घर घर जाकर संपर्क करें, कम लोगों के साथ रोड शो निकालें, परंतु इतना तो तय है कि प्रचार का मुख्य माध्यम वर्चुअल ही होगा। भारतीय समाज अनेक स्तरों पर विभाजित समाज है। यहाँ सभी के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही इंटरनेट की सुविधा है। यदि नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 के आंकड़ों को देखें तो लगभग 42% शहरी एवं 15% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। अगर महीने में एक बार इंटरनेट उपयोग करने वालों को इंटरनेट की शक्ति से लैस माना जाए तो भारत में 34% शहरी और 11% ग्रामीण ही इंटरनेट की क्षमता से युक्त माने जाते हैं। स्मार्टफोन रखने एवं उसके संपूर्ण उपयोग की शक्ति भी भारतीय समाज के लिए एक बड़े हिस्से के पास नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी भी सभी घरों में मौजूद नहीं है। ऐसे में इन सुविधाओं से वंचित भारतीय जनता चुनावी संवाद का हिस्सा कैसे बन पाएगी। हालांकि भारतीय समाज में चुनाव जीत हार के साथ ही जनतांत्रिक विमर्श के एक स्पेस के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कोरोना काल में मेल जोल पर लगे अवरोधों के कारण चुनावी संवाद का प्रसार तो प्रभावी होगा ही। कई लोग चुनावों के वक्त कहने और सुनने का अवसर पाने से भी वंचित रह जाएंगे। चैट बॉक्स में अपनी राय टाइप करने की क्षमता नहीं रखने वाले लोग इस बार जनतांत्रिक विमर्श में सिर्फ सुनते ही रहने को बाध्य होंगे। संवाद की यह एक पक्षता तभी टूटेगी जब हमारे समाज में डिजिटल संवाद शक्ति, साधना एवं क्षमता बढ़ेगी। तीसरा आर्टिकल है सुरक्षा पर सस्ती राजनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में बयान से केवल यही स्पष्ट नहीं हुआ कि चीनी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने पर आमादा है, बल्कि यह भी साफ हुआ कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसकी खराब नीयत का पता इससे भी चलता है कि सैन्य स्तर पर तमाम बातचीत के बाद भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। चूंकि रक्षा मंत्री का बयान यह रेखांकित कर रहा है कि चीनी सेना नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाए रखने संबंधी समझौतों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भारत को भी इस पर विचार विमर्श करना होगा कि चीन के साथ विभिन्न समझौतों के प्रति किसी सीमा तक प्रतिबद्धता जताई जानी चाहिए। यह ठीक नहीं है कि चीन को हर तरह के समझौतों को धता बताए और भारत खुद को उनसे बांधे रखे। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार नीति सम्मत है। चीन के कपट भरे आचरण को देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि देश का राजनीतिक वर्ग एक स्वर में उसे चिताए। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, शर्मनाक भी है कि जब राजनाथ सिंह ने लद्दाख सीमा पर स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए अपील की कि सभी सांसदों को एकजुट होकर सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, तब कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार करना जरूरी समझा। आखिर इस तरह के बहिष्कार से कांग्रेस देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है कि थॉमस व उबेर कप अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच शीर्ष टीमों के नाम वापस लेने के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट मंगलवार को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। भारत ने 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आर्हस में होने वाले टूर्नामेंट के लिए महिला व पुरुष टीमें घोषित कर दी थी। कोरोना के कारण थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ताइपे व अल्जीरिया के बाद इंडोनेशिया एवं दक्षिण कोरिया ने भी अपने नाम वापस ले लिया था, जिससे BWF ने रविवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई थी और इसमें यह फैसला किया गया कि थॉमस और उबेर कप अगले साल तक के लिए स्थगित किया जाता है।
तो ये आज का यानी 16 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।